पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे। सो आज के सेशन हम लोग शुरू करेंगे। ये आपकी फिजिकल साइंस पेडागोजी की क्लास है जिसमें हम आपको यूनिट 3 के नियर अबाउट 200 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी है। पेडागोजी की पूरी आपकी एग्ज़ाम तक एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें आपके सारे विषय की पेडागोजी की 2 से 4 क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको मतलब एक रिवीजन कर सको आप इस पर्पज़ से। ठीक है, बाकी अगर अभी तक आप हमारे पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, है ना। वहाँ पर आपको ये क्लासेस की कुछ पीडीएफ्स पेपर टाइम पे प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद में अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। साथ में आपकी पेड सेक्शन में आपको ईवीएस और शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की पीडीएफ मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक, तो ये तो हो गई कुछ एक जानकारी। और अब हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट 2। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण प्रविधियों के मुख्य प्रकार हैं प्रदर्शन विधि, कार्य प्रविधि, कथन प्रविधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रश्नों का मुख्य प्रकार है कैसा, विकासात्मक प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी प्रश्नों के मुख्य प्रकार हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका शिक्षण प्रविधियों का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? विषय वस्तु के तत्वों के प्रस्तुतिकरण हेतु, बात तो सही है। अपेक्षित अधिगम परिस्थितियों का सृजन करने हेतु, ये भी बात सही है भाई। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 है आपका छात्रों को बहुइंद्रिय अनुभव प्रदान करने हेतु, ये भी बात सही है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपर्युक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा आपका शारीरिक, भावात्मक, मानसिक, ये तीनों प्रकार का विकास होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी। शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख अंग क्या है? पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं या फिर पाठ्य पुस्तक। तो ये सभी है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है आपका? छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, अवकाश का सदुपयोग करना या फिर ये सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य आपके ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाई सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और अगर वो पेडागोजी की ये हमारी सारी क्लासेस देख करके जा रहे होंगे तो ये मान के चलिए 62 मतलब वो बच्चा फेल नहीं होगा अल्टीमेटली। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 मिनट होती है। पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष आपका क्या होता है? तो जो आपका लेसन प्लान होता है उसका एक्चुअल में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये सभी आपकी जो है मुख्य पक्ष होते हैं। पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य क्या होता है? स्व उपक्रम, नियंत्रण करना, गति उत्पन्न करना। तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पृष्ठ पोषण की अवधारणा है। तो पृष्ठ पोषण की अवधारणा आपकी क्या है भाई? कि व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, कौशल में स्वामित्व होना चाहिए, मनुष्य मशीन के समान है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों बातें सही हैं पृष्ठ पोषण की अवधारणा को देखते हुए। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है? लघु कक्षा, लघु पाठ्य वस्तु, लघु शिक्षण कालांश या फिर सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है कि भाई पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गति, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि ये किसमें सहायक हैं? तो ये आपकी भाषा और साहित्य को समझने में सहायक है। ऑप्शन ए है ना। दूसरा है आपका ऑप्शन बी था भाई अधिक अंक प्राप्त करने में, ऐसा तो कुछ नहीं है। समय और श्रम की बचत करने में, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक के कार्यभार को कम करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आंसर आपका निगेटिव वे में जा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका अनुदेशन का तात्पर्य क्या होता है? तो सूचनाएं प्रदान करना, शिक्षण करना, सिखाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूचनाएं प्रदान करना। अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं प्रशिक्षण तकनीकी भी कहते हैं, पृष्ठपोषण सिद्धांत भी कहते हैं, प्रणाली विश्लेषण भी कहते हैं। किसको? अनुदेशात्मक प्रारूप को। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। हम आपसे बस एक बात चाहेंगे कि आप इस वीडियो को चाहे पार्ट में देखिएगा चाहे जैसे देखिएगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि एक बार सेशन को जरूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? कृषि कार्य, विज्ञान क्लब, भ्रमण या फिर पर्यटन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। कृषि कार्य जो है वो आपका पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। शैक्षिक पर्यटनों में
शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? सौंदर्य अनुभूति की क्षमताओं का विकास, सहयोग की भावना का विकास, छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का विकास, या फिर इन सभी का। तो देखो, जब दो आंसर, अब देखो सौंदर्य अनुभूति की क्षमताओं का विकास आपको लग रहा होगा कि नहीं हो सकता है, लेकिन सहयोग की भावना और छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष, जब दो आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं तो अपने आप आपको इन सभी को ही चूज करना पड़ेगा। योजना विधि के प्रवर्तक आपके कौन है? तो किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि के भी किलपैट्रिक हैं। सुकरात को शिक्षण विधि कौन सी है? तो सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को खोजा था, मतलब उसके बाद में शिक्षण विधियों का महत्व दिया जाता है किसमें? उद्देश्य को, दोनों में, पाठ्य वस्तु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियों को महत्व दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार आपके कौन से? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग कैसा है कि भाई वो टीचिंग जो है प्रोसेस है आपका, शिक्षण है इसको रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, दोनों में, या इनमें। तो देखो जब सुनोगे, देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कितना अल्टीमेट है कि श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, शुद्ध भाई आप जो सुन रहे हो, आपने सुना टेलीविज़न, अब कोई बोलते टेलीविज़न है ना, जा बोलेगा, जब आपने सुना है कहीं पर इट्स टेलीविज़न, तो आप भी उसको उच्चारित सही करोगे ना, इट्स टेलीविज़न। अगर आप उसे टेलीविज़न सुन मतलब थोड़ा ना लिखोगे, तो आप टेलीविज़न लिखोगे ना, जा में नीचे बिंदी लगा करके, तो ये तो आप मतलब सोचो कि हम उसको शुद्ध लेखन में प्रयोग करें, नहीं, जो आप सुन रहे होते हो एक्चुअल में तो उसको शुद्ध उच्चारित करो, बस यही इसका जो है उपयोग होता है। जो लेकिन दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है वो शुद्ध लेखन का उपयोग होता है। अब ऐसे आपने सुना इट्स टेलीविज़न, तो वो VJION लिख सकता है, VJION लिख सकता है टेलीविज़न की स्पेलिंग में, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? VSION होती है ना लास्ट में। तो क्या होता है, वो जब बच्चा दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है, यानी कि जब वो कहीं ना कहीं टेलीविज़न लिखा हुआ देखेगा तो वो इसको अपनी कॉपी पे भी सही लिखेगा, ठीक। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्टिक विधि आपने देखा होगा, ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या होता है कि मुझे खोजना है। अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें हम छात्रों को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग से संबंधित है। हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग किया जाता है भाई, तो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में, प्रस्तुतिकरण को रुचिकर बनाने में, संप्रेषण की क्रिया में, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 है भाई कि अमुद्रित माध्यम है दूरदर्शन, रेडियो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि अमुद्रित माध्यम आपका कौन सा है? तो दूरदर्शन और रेडियो दोनों। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है हार्डवेयर का ज्ञान देना, सॉफ्टवेयर का ज्ञान देना, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों करेक्ट आंसर है। विचारों का पृथक्करण एवं सामान्यीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। ये कथन किसने कहा था आपका? तो ये कथन आपका प्रोफेसर यंग ने कहा था। यंग ने क्या कहा था कि विचारों का पृथक्करण एवं सामान्यीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी निगमन विधि जो है वो बच्चों में रटने की आदत को जो है बढ़ावा देती है, क्योंकि ये नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है, क्या होता है भाई की परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण। तो कहीं ना कहीं आपका चारों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी एकदम सही है। शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है ईमेल में, ई-कॉम में, इंटरनेट में, या फिर ये सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंत क्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ जी का है ये कथन। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अब कितनी होनी चाहिए? तो छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होनी चाहिए। NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसकी पाठ की अवधि आपकी 6 मिनट तक निर्धारित की गई है। याद रखिएगा क्वेश्चन। शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य कैसा होता है? तो शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य होता है आपका कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, यानी सूचनाओं को संचित करना,
अंकन कार्य, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है, किसका? शैक्षिक निर्देशन का, उपचार शिक्षण का, शोध कार्यों का, या फिर ये सभी। तो शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है इन सभी का। शिक्षा में माध्यमों का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? कि छात्र की एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करना, बात तो ये भी सही है। शिक्षण के उद्देश्य केंद्रित बनाना, शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाने के जो भी आपका टीचिंग पर्पस है वो क्या हो? एक मतलब गोल ओरिएंटेड हो। शिक्षण में कला एवं विज्ञान का समन्वय करना। तो पूछा गया था शिक्षा में माध्यमों का उपयोग किया जाता है, तो इन सभी के लिए किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी एकदम सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, सतत चर और असतत चर प्रकार होते हैं, गुणात्मक चर के या फिर मात्रात्मक चर के? तो सतत और असतत चर जो होते हैं वो मात्रात्मक चर के प्रकार होते हैं। सतत चर का उदाहरण आपका क्या है? कि भाई व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति का भार, छात्रों की संख्या। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए और सी, व्यक्ति की लंबाई और व्यक्ति का भार, ये आपका सतत चर का उदाहरण है। असतत चर का उदाहरण है जैसे आपका क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या, किसी विद्यालय के अध्यापकों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, ये आपके असतत चर का उदाहरण है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है? प्रश्नोत्तर में, कथन में, श्यामपट्ट प्रयोग में? तो करेक्ट आंसर होगा आपका इन सभी में। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है? तो एक शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। आत्मनिष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आपकी साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन विधि और अवलोकन विधि आती है, यानी ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति अध्ययन किसी व्यक्ति का उसके उत्तम समायोजन के लिए किया गया विस्तृत अध्ययन है। ये परिभाषा किसके? ट्रक्सलर की, क्रो एवं क्रो की, बीसेंज की और बीसेंज की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रक्सलर की है। किसके? ट्रक्सलर की है। प्रक्षेपण विधि है आपकी, प्रक्षेपण विधि TAT, CAT, रॉरशट या स्याही धब्बा परीक्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। प्रक्षेपण विधि आपकी कौन सी? TAT, CAT और रॉरशट स्याही धब्बा परीक्षण विधि। पद विश्लेषण के अंतर्गत क्या आता है? कि पद का कठिनाई स्तर, पदों का विभेदन क्षमता, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि पदों का कठिनाई स्तर और पदों की विभेदन क्षमता दोनों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही आपके पद विश्लेषण के अंतर्गत आएंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 48 है आपकी स्क्रीन पे, कि किसी भी परीक्षण के मानकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है आपका? पद विश्लेषण, वैधता, विश्वसनीयता, या फिर मानक? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पद विश्लेषण। किसी भी परीक्षण के मानकीकरण करने में सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है आपका वो होता है पद विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 49 इज ऑन योर स्क्रीन, कि निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? और कथन में आपका क्या है? कि भाई सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। तो ये कथन किसका है आपका? एलन से है संबंधित, कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, छोटी छोटी क्रियाओं में बांटता है। ये कथन है आपका किसका? एलन का। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 50th क्वेश्चन आपका, कि भाई NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो 36 मिनट निर्धारित की गई है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण का विकास आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। सा से सूक्ष्म, सा से स्टैनफोर्ड, याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के, पहली बात तो किसके द्वारा? एलन के द्वारा पूछा गया, तो 1963 में किया गया था। नेक्स्ट, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है? तो सूक्ष्म शिक्षण का, मस्तिष्क उद्वेलन का, अनुकरणीय शिक्षण का, तो इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है। देखो क्या बात है भाई, इतने सारे बच्चे लाइव हुए हैं और उसके बाद में PG पॉइंट को अभी तक लाइक किसी ने नहीं किया। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जा करके PG पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइएगा। ठीक, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी आपको पूरे क्वेश्चन में करवाने जा ही रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि भाई एक बार शेयर और कर दो धमाके से, जो भी आपके साथी सहपाठी हो जिन्होंने फिजिकल साइंस ले रखा है, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड बायोलॉजिकल स्टूडेंट। तो निम्न में से कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है?
तो ये एक लचीली विधि है भाई। ये इस विधि में शिक्षक अपने कार्यों का स्वयं निर्धारण करते हैं। इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है। तो यही निगेटिव आंसर है आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक। निम्न में से टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन में आपका। तो ये एक शिक्षण विधि है भाई, सही बात है। ये एक विधि सहयोग की भावना पर निर्भर करती है, सही है। ये लचीली विधि है, ये भी सही है। ये एक जटिल विधि है, ये नहीं है। टोली शिक्षण की विशेषता में नहीं पूछा गया था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? तो एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब किया गया था? अभी आपने पढ़ा ऊपर 1963 में भी किया गया था। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सूत्र की आवश्यकता होती है। उपकरण समस्या निगमन की नहीं, किसकी आवश्यकता होती है? सूत्र की आवश्यकता होती। बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है। कौन सहायक है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फ्लैनल बोर्ड जो है वो आपका सहायक है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। क्लिफ्ट के एवं और उनके जो सहयोगी हैं उनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया जो है वो 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं पूछा गया है। तो विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एकदम सही। सूक्ष्म शिक्षण के पद आपके ये सभी हैं कि भाई विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना और साथ में सूक्ष्म पाठ योजना को तैयार करना भी। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आपका कि निम्न कथन किससे संबंधित है? भाई कथन क्या है आपका कि शिक्षण कौशल के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी के पासी जी। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? हाँ नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक आपके कौन है? तो सीधी सी बात है D.W. एलन एवं कीथ एचसेट। ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते थे? तो अभिक्रमित सीखने के ऊपर ज़्यादा प्रयोग करते थे। विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है? एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने में, स्व अनुदेशन एवं प्रतिपुष्टि में, समस्या समाधान में या फिर उपयुक्त सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी। विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है पूछा गया है प्रश्न में। ठीक। कंप्यूटरों द्वारा सुव्यवस्थित अभ्यास कार्य कराया जाना, समस्या समाधान कार्यों को संपादित करने में, अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण ना रखने में, भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से संबंधित गणना में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है? तो अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण ना रख पाने की, है ना। RCEM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो 3। उसके बाद में याद रखिएगा RCEM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो 3। पोर्टफोलियो यानी बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है, बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा है, बच्चों के अभिभावकों को पूर्ण जानकारी देता है, बच्चों के आकलन का सबसे सरल तरीका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चे की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है ना। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का विशेषता नहीं है? स्वचालन, शुद्धता, सार्वभौमिकता, संग्रहण करने की क्षमता, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि भाई निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो देखो यहाँ पे ना इसका आंसर जो दिया हुआ गलत है। पहली बात तो हाँ सही भी है, संग्रहण क्षमता में कमी। निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव आपका यहाँ पर क्या है? संग्रहण क्षमता में कमी ही एकदम सही हो जाएगा, है ना। में लगा पॉजिटिव पूछा है, खैर इसीलिए तो क्वेश्चन दोबारा रीड किया। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका? तो एका जो है वो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में है भाई कि कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है? एक अच्छे प्रश्नकर्ता की, पूछताछ अधिकारी की, परीक्षक की या फिर सभी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विज्ञान शिक्षक द्वारा
कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? ट्यूटोरियल शिक्षण में, क्रियात्मक शिक्षण में, अभ्यास कार्य में, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई विज्ञान शिक्षण द्वारा कंप्यूटर का उपयोग आपका इन सभी के लिए किया जाता है, ट्यूटोरियल शिक्षण में भी, अभ्यास कार्य में भी और क्रियात्मक शिक्षण में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 75। वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन है रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सह अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर शास्त्रीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जो वर्तमान में यानी जो ट्रेंडिंग में आपके अभिक्रमित अनुदेशन है वो आपके ये सभी हैं, यानी कि रेखीय अथवा अभिक्रमित, रेखीय अथवा बोल लो या फिर बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन बोलो, कंप्यूटर और शास्त्रीय या बोलो आप अवरोही श्रृंखला अनुदेशन। ठीक। शिक्षण सहायक सामग्री आपकी कौन है? शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का कार्य करती है, प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है अनावश्यक प्रयोग करने पर, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पर। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है दोनों में, है ना, ए और बी दोनों। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? कि लक्ष्य का अनुगामी होना, उसके पीछे पीछे चलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एंड बी दोनों। निम्न कथन किससे संबंधित है? कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का समूह की क्रिया में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। मैकग्रेटे का है, सारा ब्लैकवेल का है, एस.एम. कोरे का है, या फिर कार्टर वी गुड का है? तो करेक्ट आंसर है आपका मैकग्रेटे ने कहा था कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। क्या है? व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। ये कथन आपका किससे संबंधित है? तो कार्टर वी गुड से संबंधित है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका, कार्टर वी गुड से संबंधित है। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं आपके, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभाविक क्रियात्मक अनुसंधान, संभागीय क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 82 आपका क्या पूछ रहा है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ क्या होते हैं भाई? कि समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, हाँ तो बात सही है। लचीले सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया, ये भी सही है। घटना स्थल पर ही अध्ययन किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एकदम सही। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा में किस शब्द से समक्ष होता है? प्रोसेस, एक्सप्लोर, रिसर्च एंड अगेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिसर्च। एक्शन शब्द किस शब्द से मिलकर के बना? एक्ट और ऑन, या फिर सर्च। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी एक्शन। ठीक। उसके बाद में क्रिया अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। यह कथन किसका है? एस.एम. कोरे का है, रिसर्च इन एजुकेशन का है, कार्टर वी गुड का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिसर्च इन एजुकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भाई विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, ये कथन किसका है आपका? तो टेलीरेंट ने बताया। क्या टेलीरेंट ने कहा कि भाई विधि शिक्षक का भी शिक्षक है। हाँ, विधि जो है विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, ये किसने कहा था आपका? टेलीरेंट ने कहा था। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो स्किनर ने बताया था। साथ से स्किनर, साथ से देखो दो वर्ड आ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा, समस्या समाधान सृजनात्मकता, और इसमें कथन भी साथ से ही आपका करेक्ट आंसर है भाई कि स्किनर, है ना। उसके बाद में ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई स्किनर किससे मिलकर के बने? तो स्किन से, है ना। और जो सृजनात्मक का मतलब होता है एक तरीके से क्रिएटिव को आप में से मान लो सजना, सृजनात्मक मतलब सजना। सजते कहाँ पर है? तो स्किन में ही तो सजते हैं। मेकअप कहाँ करते हो? तो स्किन में ही तो करते हो। सजते कहाँ हैं आप? स्किन में ही तो सजते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण की विधि है? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन सारी। समस्या समाधान के चरण कौन से? कि भाई समस्या का चयन करना, तथ्यों का एकीकरण करना,
तथ्यों को मतलब एकत्रीकरण करना, तथ्यों का विश्लेषण करना। तो ये सभी आपके क्या समस्या समाधान के चरण है। शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलन वाली विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, भाषण तथा व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या फिर पाठ्यपुस्तक विधि। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलन वाली विधि आपकी है भाषण, बोलिए आप या फिर बोलिए व्याख्यान विधि। ठीक, तो ये सबसे प्राचीन क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक है? ग्राफिक्स, पेंट प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन देने में, अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भाई कंप्यूटर शिक्षण अधिगम में ये सभी चीज़ें आपकी उपयोगी हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 93, प्रदर्शन विधि के आधार निम्न में से क्या है? मनोवैज्ञानिक, सांसारिक, सामाजिक या फिर दार्शनिक। तो प्रदर्शन विधि का आधार आपका क्या है? साइकोलॉजिकल है यानी मनोवैज्ञानिक है। अब पूछा गया प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इस विधि के आधार मनोवैज्ञानिक है, तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली है, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास होता है, ये अध्यापक पर निर्भर नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन डी, ये अध्यापक पर निर्भर करती है ना। परियोजना विधि के चरण नहीं है इनमें से कि भाई परिस्थिति प्रदान करना, योजना बनाना, भाषण देना, मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो आपका ऑप्शन सी, परियोजना विधि का जो चरण नहीं है वो है भाषण देना। परियोजना विधि किस पर आधारित होती है? यथार्थता के सिद्धांत पर, सहकारिता के सिद्धांत पर, अनुभव के सिद्धांत पर। तो इन सभी पर आधारित होती है। ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो किससे हुई थी? ग्रीक। कैसे याद रखोगे? ABCD जब पढ़ते हो तो GH आते हैं ना, तो H से ह्यूरिस्टिक विधि और G से आपका ग्रीक। ठीक, GH ABCD पढ़ोगे तो ABCDFGH होता है ना, GH, तो ग्रीक से ह्यूरिस्टिक विधि, ऐसे याद रख लेना। निम्न में से किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण के रूप से होता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका निगमन विधि है ना, इसका उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण के मुख्य रूप से होता है। कौन सी? निगमन विधि, मतलब नियम से उदाहरण की तरफ, पहले नियम समझाया जाएगा फिर आपको उसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता पात्र मात्र ही होता है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर अन्वेषण विधि। तो करेक्ट है व्याख्यान विधि। जैसे हम आपको मान लो सुना रहे, मतलब आराम से मान लो हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमने आपको उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पढ़ाना शुरू किया, तो आप वो व्याख्यान हो जाएगी ना एक तरीके का। तो आप क्या हो जाएंगे? मात्र छात्र जो होते हैं वो श्रोता के ही रूप में आप रह जाएंगे, है ना। किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेराडे। ठीक, अब जरा भाई शतक लग चुका है प्रश्नों का, तो पहली बात तो चेंज पेन का कलर कर लेते हैं, और दूसरी बात अब हम ये चाहेंगे आपसे कि एक बार लाइक्स और थोड़ा करवा दो भाई। क्वेश्चन की मतलब ये क्लासेस उतनी देर से चल रही है आपकी, तो एक बार पहले फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक पहले चेक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और अपने साथियों सहपाठियों तक क्वेश्चन ये वाली क्लास को फिर से शेयर करो, और बता देना कि इस क्लास में बातें भी नहीं हुई हैं, है ना। निम्न कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है आपका? कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने का प्रयास को ही विज्ञान कहते हैं। किसने कहा था? आइंस्टीन ने, वुडबर्न ने, स्कल्ट्रेस ने या फिर गांधी जी ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वुडबर्न ने कहा था। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है आपका? जानना, प्रकृति, संसाधन या फिर कृषि। तो करेक्ट आंसर है जानना। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? तो एलन ने किया था। कब किया था? तो 1963 में किया था। सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण विधि को, पृष्ठपोषण प्रविधि को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 105 है, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? ज्ञान प्राप्ति, अंतरण, कौशल का अधिग्रहण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं पाठ्य वस्तु स्वामित्व, शिक्षण कौशल, कक्षा समस्या समाधान या फिर शिक्षक व्यवहार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाई सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं शिक्षण कौशल में। अब ना मैं थोड़ा जल्दी क्लास करवाने के पीछे मैं सिर्फ ऑप्शन में वही टिक करूंगी जो सही होगा और जो वही रीड करूंगी। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है आपका? लघु कक्षा, पाठ्य वस्तु लघु, शिक्षण कलांश लघु। तो ये सभी सही हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाई शिक्षण कौशलों का विकास करना, ये एकदम सही हो जाएगा। अब सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कक्षा शिक्षण करना, शिक्षण कौशलों की प्राप्ति करना, पाठ्य वस्तु का पूर्ण शिक्षण देना, ये जरूरी नहीं होता है। तो क्या उद्देश्य होता है, क्या एम होता है, क्या गोल होता है आपका? कि शिक्षण कौशलों का विकास करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है?
सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है तो प्रशिक्षण संरचनाओं में, ना कि माध्यमिक, प्राथमिक और महाविद्यालय की कक्षाओं में। ठीक, तो प्रशिक्षण संरचनाओं में आपका सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगमन विधि आपकी कैसी है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर अंश से संपूर्ण की ओर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी भैया कि आगमन विधि जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर है। निगमन विधि क्या है भाई? तो निगमन विधि इसका जस्ट ऑपोजिट सामान्य से विशिष्ट की ओर है भाई। तो एक आप याद रख लो, आगमन जो है वो विशिष्ट तो सामान्य है। कैसे याद रखोगे? AVS, ए फॉर आगमन विधि जो है वो V फॉर विशिष्ट से S फॉर सामान्य तक है ना। तो जैसे आप ऐसे याद रख लो AVS, ठीक, AVS उस जैसे TVS होता है ना, वैसे AVS। निगमन विधि क्या है आपकी? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सबको ही पता है। कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? तो आपकी व्याख्यान विधि छात्र केंद्रित नहीं है। बाकी खोज विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि आपकी कैसी है? छात्र केंद्रित विधियाँ हैं। पाठ्य से आगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, मानसिक विकास, या फिर ये सभी? तो पाठ्य से आगामी क्रियाओं के द्वारा इन सभी का विकास होता है। शिक्षा प्रक्रिया को प्रमुख अंग है पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्य से आगामी क्रियाएं, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 115 है, पाठ्य से आगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? छात्रों का स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, अवकाश का सदुपयोग करना, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। निम्नलिखित में से कौन से क्रिया पाठ्य वस्तु से पाठ्य से आगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्यटन जो है वो संबंधित नहीं है, बाकी सब चीज़ें संबंधित हैं, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे वो आपका विज्ञान क्लब हो, चाहे वो आपका भ्रमण हो क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है भाई? कि शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? ऑप्शन ए है आपका सौंदर्य अनुभूति की क्षमताओं का, ठीक। ऑप्शन बी है देखो आपका छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का, सहयोग की भावना का, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 118 है आपका, निम्न में शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं। तो मौलिक और क्रियात्मक दोनों ही प्रकार हैं। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। तो करेक्ट आंसर है ये सभी भाई की विद्यालय में की कार्यप्रणाली में विकास तथा सुधार करना, ये भी बात सही है। विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना, ये भी एकदम सही है। विद्यालयों की निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, ये भी एकदम सही है। निम्न में कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं? बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं, या फिर उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी आपकी? तो एलन और ईव ने दी थी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 36 मिनट होती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम क्या होता है? कि पहले योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, उसके बाद में पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक। ओके, नेक्स्ट, अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है, छात्रों की रुचि बनी रहती है, छात्र सतत सक्रिय रहते, विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 125 बताओ भाई कि प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो चित्र एवं जो नमूने होते हैं वो प्राथमिक भाषा के लिए, प्राथमिक बच्चों के लिए बात की गई, प्राथमिक भाषा की कक्षा के लिए बात की गई है। इसीलिए देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुक्स कितने देखो शाइनी पेपर में एकदम बने होते हैं, उसमें कितने बढ़िया बढ़िया फिगर्स बने होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो चित्र और नमूनों के माध्यम से जल्दी सीख पाते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्र या नमूनों का प्रयोग करना ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता करता है, या फिर आपका भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का अनुकरण करता है, शिक्षण की कुशलता आती है, या फिर उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग का तर्क आधार इस पर आधारित नहीं करता कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम परिपक्व होता है, इससे बालक विचलित होते हैं, इससे विद्यार्थियों की दोनों इंद्रियां जो है वो सक्रिय रहती है।
तो करेक्ट आंसर होगा आपका इससे अधिगम परिपक्व होते हैं, ऑप्शन बी एकदम सही है ना। उसके बाद में पूछा गया बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है, तो क्या सहायक है आपका फ्लेनल बोर्ड जो होता है वो सहायक है। पाठ्यचर्या से आगामी क्रिया जैसे आपका गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है, तो ये किसमें सहायक है, भाषा और साहित्य को समझाने में सहायक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 130 है आपका कि शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 130 का आपका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। 131 क्वेश्चन देखो है आपका, एक बार भाई फटाफट से लाइक कर दो, इतनी मेहनत की जा रही है। 131वां क्वेश्चन है आपका दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी शिक्षण को रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना और शिक्षण कौशलों का विकास करना। प्रश्न संख्या 132 श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते शुद्ध लेखन में, शुद्ध उच्चारण में, तो देखो तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण में। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होता है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है शुद्ध लेखन में। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था भैया, तो एलन ने किया था। व्याख्यान विधि के गुण आपके सुविधाजनक, समय की बचत, आर्थिक दृष्टि का उपयोग, ये सभी हैं, मनीष सर जी ने बताया ये बात है ना। वैसे भी अपनी क्लासेस में कि जो व्याख्यान विधि होती है उसके गुण के अंतर्गत समय की बचत, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी और साथ में सुविधाजनक भी होती है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं कि इस विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं, यह विधि सस्ती है, यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित है, या फिर ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है आपका प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, ये कथन किससे संबंधित है आपका, तो बेलर्ड से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं पृष्ठपोषण प्रविधि को और प्रशिक्षण प्रविधि को, या फिर उपर्युक्त दोनों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दोनों को सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त होता है। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था क्या है, ज्ञान प्राप्ति, अंतरण, कौशल का अधिग्रहण, या फिर जी हाँ, तो आप सही सोचो ना, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं पाठ्य वस्तु स्वामित्व में, कक्षा समस्या समाधान में, शिक्षण कौशल में, शिक्षण व्यवहार में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण कौशल में। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, या फिर प्रशिक्षण संस्थाओं में, या फिर महाविद्यालय कक्षाओं में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण संस्थाओं में। सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था, जॉन डीवी ने, एलन ने, क्रीट ने, या फिर स्किनर ने। तो जो आइडिया दिया था वो आपका सुझाव सर्वप्रथम आपका कीच ने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किस व्यक्ति से ने किया था, तो आपका एलन ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है आपका, तो एक समय में एक कार्य का सिद्धांत, ये भी सही बात है। पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, ये भी सही है। निदान एवं उपचार का सिद्धांत, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है सभी। आरसीएम सिस्टम में ज्ञान को कितना मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। आरसीईएम सिस्टम में बोध को इतनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 7 एकदम सही हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री है, शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का कार्य करती है, प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है, या फिर उपर्युक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क आधार पर आधारित नहीं करता है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम परिपक्व होता है, या फिर इससे बालक विचलित होते हैं, या फिर इससे विद्यार्थी की दोनों इंद्रियां सक्रिय होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, विज्ञान का ज्ञान कैसा होता है भैया, सुसंगठित, आपका बढ़िया, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, तो तीनों ही ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे आपके। निम्न कथन किससे संबंधित है कि भैया विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के और उसका मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, शिक्षण व संगठन, शिक्षक का मार्गदर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा भैया ना, कि अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आपका शिक्षण व संगठन, शिक्षक का मार्गदर्शन सब कुछ आता है। उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है शिक्षण का नियोजन, शिक्षण का संगठन, शिक्षण का नियंत्रण, या फिर शिक्षण का मार्गदर्शन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण का नियंत्रण।
प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद आपका क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट जो स्टेप होता है परिस्थिति का निर्माण। प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है मनोवैज्ञानिक, प्राप्त ज्ञान स्थायी, स्वयं करके सीखने पर आधारित। तो ये सभी बातें एकदम सही है। जे.एस. ब्रूनर ने विकसित किया था, क्या विकसित किया था? तो खेज व्यू रचना को जे.एस. ब्रूनर ने जो है विकसित किया था। आई बात समझ? प्रोजेक्ट विधि का सिद्धांत आपका सामाजिक विकास, सउद्देश्यता, स्वतंत्रता, इन सभी से भरपूर है। कक्षा में दिया गया गृह कार्य चुनौतीपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, व्यक्तिगत विभिन्नता, पद्धति, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी में प्रयुक्त शब्द साइबरनेटिक्स ग्रीक भाषा के साइबरनेटिक्स के बना है। तो इसका अभिप्राय प्रशासक, पायलट, अदा या फिर ए और सी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की प्रविधि प्रतिपादित की है किसने? तो मैगर ने। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, यानी कोमल शिल्प उपागम का मतलब आपका सॉफ्टवेयर संबंधित है किससे? दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों की करके सीखने पर बल देती है? क्वेश्चन नंबर 161। व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो साइंटिया से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो करेक्ट आंसर लैटिन भाषा से हुई है। बहुइंद्रिय अनुदेशन का विचार प्रतिपादित किया किसने किया? तो एडगर डेल ने किया। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं आपके मार्शन, कुमारी हेलन पार्खर्स्ट, आर्मस्ट्रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, किस तरीके से? तो तीनों में ही। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता आपके कौन है? डी.वी. आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट W.H. किलपैट्रिक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा W.H. किलपैट्रिक। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वह सदस्य उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। ये परिभाषा किसकी है? तो किलपैट्रिक की है। प्रोजेक्टर एक समस्या मूलक है कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा आपकी प्रोफेसर स्टीवेंसन जी की है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है 170। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए थे? तो 4 प्रकार बताए थे, है ना। उसके बाद में देखो यहाँ से आपकी ये शुरू होगी कौन सी यूनिट? तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अब जो आपकी यूनिट शुरू होगी वो होगी आपकी यूनिट 3। इससे पहले हमने आपको लगभग 70 क्वेश्चन यूनिट 1 के, 170 क्वेश्चन यूनिट 2 के करवा दिया है। तो अब हम आपको यूनिट 3 कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो 4 वीडियो में आपका पूरे भौतिक विज्ञान के लगभग 600 क्वेश्चन तक कवर अप करवा देंगे, ठीक। 600 से प्लस ही होंगे, जोड़ लीजिएगा, कम नहीं होंगे, ठीक। तो एक बार ज़रा फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। सेकेंडरी कि आप ना इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। एक बार फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए, फिर करेंगे सेशन को एंड। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अब देखो ये यूनिट जो 3 थी आपकी, इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें तो भाई 200 पार क्वेश्चन हो गए। देखो एक ही क्लास में करवाएंगे हम। इसमें है आपके कुल 283 क्वेश्चन। कितने? 283, है ना। और उसके बाद में जब हम आपको यूनिट 4 करवाएंगे तो यूनिट 4 में भी ऐसे ही हैं आपके, लेट मी चेक, उसमें 87 क्वेश्चन, ठीक। तो यहीं से आपके चारों यूनिट कवर होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम।